अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। अच्छा, आज का जो ब्लॉग है ना वो मैं आपसे डेली एक्टिविटीज़ के बारे में शेयर नहीं करने वाली। आज मैं आपसे एक बहुत मज़े की बहुत इमोशनल अपनी डिलीवरी स्टोरी शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस होते थे, तो मैंने सोचा एक वीडियो में ना आपको बताऊँ कि एक्चुअली क्या क्या हुआ था वो पूरा साल। सो दिल थाम के बैठे और ब्लॉग को पूरा देखिएगा, आपको बहुत एक तो नॉलेज भी मिलेगा और आपको इसी ब्लॉग में माँ की फजीलत के बारे में भी पता चलेगा कि माँ बनना एक कितनी बड़ी नेमत है। और ये सारा ब्लॉग अनफिल्टर्ड होने वाला है, मतलब जो भी मेरे जहन में है, मेरे मुंह में आएगा ना, मैं बोलती जाऊंगी और आप लोग सुनते जाना। स्टार्ट करते हैं। विशु जो थी हमारी शादी के 1.5 साल बाद पैदा हुई थी। मतलब जो हमारी फर्स्ट एनिवर्सरी थी वो हमने विशु के बगैर मनाई थी, लेकिन सेकंड एनिवर्सरी थी वो हमारी विशु के साथ थी। विशु कुछ मंथ्स ओल्ड थी तब। जब हम लोगों ने कंसीव करने का सोचा था तो उसके 25 डेज बाद ही मुझे फील होने लगा था कि शायद समथिंग हैपेंड। और इन दिनों मैं सऊदीया में परमानेंट वीज़े पे होती थी, मतलब मेरा इकामा भी था और मेरा मेडिकल भी A+ क्लास था और उसकी मंथली फीस मेरे हस्बैंड दिया करते थे। तो मई के लास्ट पे मुझे पता चला कि मतलब पहले ही हुआ कि मुझे फील हुआ कि कुछ ठीक नहीं हो रहा। तो मैं फिर गई हॉस्पिटल जो कि उलैया वाली साइड पे, और वहाँ पे हम लोग को डायग्नोज हुआ, मतलब पता चल गया कि रिपोर्ट्स जब आई थी कि आई एम प्रेग्नेंट। और मैं और मेरे हस्बैंड इतने ज़्यादा खुश थे, मतलब कि यार फर्स्ट टाइम पेरेंट्स बन रहे थे दोनों। और रोलर कोस्टर हमारी स्टार्ट होने वाली थी। मैं तो बहुत ज़्यादा डर रही थी, क्योंकि ज़ाहिर बात है फर्स्ट टाइम मॉम्स होती है, इनको कुछ भी पता नहीं होता, और वो फिर इस तरह से उनको न्यूज़ मिले तो डर तो लगता है, साथ साथ खुशी भी बहुत ज़्यादा होती है। खैर, मेरे जो फर्स्ट 6 मंथ थे वो मैं आपको बता नहीं सकती मेरे कितने बुरे गुजरे थे। मुझे पूरे 6 मंथ्स तक वॉमिट्स और सिकनेस रही थी, और वो दिन इतने बुरे थे कि मैं कहती थी अल्लाह ताला ये क्या हो गया मेरे साथ। मतलब जब मैं सुबह उठती थी ना, मेरी इतनी बुरी हालत होती थी कि जिसकी कोई हद नहीं, मतलब खाली पेट भी मुझे वॉमिट्स आ रही होती थी। और मुझे अभी भी याद है जब मेरे हस्बैंड लंच में आया करते थे दोपहर में, तो मैं उनको नाश्ता देती थी, और जब खुद थोड़ा सा नाश्ता करती थी उसके बाद मुझे इतनी नींद आती थी कि मैं उनके जाने से पहले ही सो जाती होती थी। 2 बजे सोने के बाद दोबारा फिर मैं 4 बजे उठती होती थी। मैं इतना सोती थी कि मैं इतनी मुझे वीकनेस होती थी। तो फिर क्या हुआ, इसी तरह 3 महीने गुजर गए हों, मतलब सिकनेस इतनी थी, वॉमिट्स बहुत ज़्यादा थी। तो फिर अचानक 3 मंथ्स बाद मेरे पापा की डेथ हो गई, और तब मैं सऊदीया में थी। वो जो दिन था ना किसी क़यामत से कम नहीं था मेरे लिए। पहले तो मैं घर में इतना रोई, ऊपर से मेरी हालत इतनी ख़राब थी, इमरजेंसी टिकट्स करवा के मुझे पाकिस्तान जाना पड़ा, क्योंकि मैं 3 मंथ्स प्रेग्नेंट थी, तो मैं ट्रैवल कर सकती थी। फिर मैं पाकिस्तान गई, मामा को संभाला, वो सब कुछ भी बहुत, मतलब उस पर भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। मैं आपको वो स्टोरी नहीं सुनाने वाली, वरना ये जो व्लॉग है ना ख़त्म भी हो जाएगा, स्टोरी ख़त्म नहीं होगी। तो वहाँ पे मैंने 40 दिन गुजारे थे। पापा के 40वें के बाद मैं वापस आ गई थी। मेरी मामा मुझे रोकती रही थी, तुम इधर ही रुक जाओ मेरे पास, तुम्हें ज़्यादा ईजी हो जाएगा। लेकिन मेरे हस्बैंड ने वैसे ही इंश्योरेंस करवाई हुई थी, और सऊदीया में ना जो केयर होती है वो ज़्यादा अच्छी होती है। तो फिर मामा भी चुप हो गई, क्योंकि चलो ठीक है तुम चले जाओ, वहाँ पर तुम्हारी केयर ज़्यादा हो जाएगी। मेरे हस्बैंड भी नहीं मान रहे थे कि पाकिस्तान में मेरी डिलीवरी हो, तो इसलिए मुझे फिर वापस सऊदीया जाना पड़ा 40 दिन के बाद। जब मैं वापस सऊदीया आई तो मामा को भी संभालना था, क्योंकि मामा भी बहुत ज़्यादा सैड थी। तो मैं डेली मामा से 2 घंटे तो लास्ट भी बात करती थी, मतलब उनसे बातें करती थी ना, वो रिलैक्स हो जाती थी। उनको पापा की याद कम आती थी, मुझे भी इस तरह कम आती थी। वो जो 3 महीने के बाद जो 2-2.5 महीने थे सऊदीया आकर मैंने मामा के साथ इसी तरह गुजारे थे। उन दिनों भी मेरी वॉमिट्स ख़त्म नहीं हुई। यहाँ तक कि पाकिस्तान में डॉक्टर के पास गई थी, उससे भी मुझे टैबलेट्स वगैरह लेकर दी थी, पर उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। मामा इतना परेशान होती थी जब मैं वॉमिट्स करती थी कि अगर तुम ऐसी वॉमिट्स करती रहोगी तो फिर तुम खाओगी क्या, तुम्हें लगेगा क्या। मामा को मेरी बहुत ज़्यादा टेंशन होती थी। माँ जो होती है ना बहुत प्यार करती है, माँ बाप दोनों ही बहुत प्यार करते हैं। और जब मुझे प्रेगनेंसी की न्यूज़ मिली थी तो मेरे मामा और पापा दोनों को पता चल गया था। जब पापा जिंदा थे, पापा बहुत ज़्यादा खुश थे। मामा को कहते होते थे कि पता नहीं रिमशा का बीवी किस पे जाएगा, लेकिन खैर उनके नसीब में नहीं था मेरे बच्चों की शक्ल देखना। लेकिन मामा ने वरीशा को देखा था, और 2 साल की वरीशा जब तब तक थी तब तक मामा जिंदा थी। अल्लाह ताला सब माँ बाप का साया अपने उनके बच्चों पे सलामत रखे, कि माँ बाप होना एक बहुत बड़ी नेमत होती है, बहुत बड़ी नेमत होती है। उनके माँ बाप नहीं होते ना, आप उनसे पूछे उन पे क्या बीतती है। अच्छा, फिर क्या हुआ, फिर इसी तरह 6 महीने गुजर गए। यहाँ पे रियाद में किंगडम हॉस्पिटल था, वहाँ पे मैं अपना चेकअप के लिए जाया करती थी, और वहाँ पे एक डॉक्टर थी पाकिस्तानी। मेरे हस्बैंड ने तो मेरी वजह से पाकिस्तानी डॉक्टर इसलिए करवाई थी कि ये ईजी हो जाएगी, यार क्वेश्चन कर लेगी और पाकिस्तानी डॉक्टर को ज़्यादा हेल्प भी कर देगी, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम मॉम थी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मतलब कि यार मैं सिंपल जाती थी, मेरा चेकअप करती थी, मेरा वेट चेक करती थी, मेरा बीपी चेक करती थी, और नॉर्मल। उसने बोला मेडिसिन आप ले रही हैं, हाँ ठीक है ले रही हूँ, ओके ठीक है भाई जाए। मतलब कि यार डॉक्टर हो आप मुझे कुछ भी नहीं बताते। मतलब मैं फर्स्ट टाइम हूँ, मुझे इतनी उससे एक्सपेक्टेशंस होती थी कि मुझे भी ये बताएगी, मुझे इस तरह बोलेगी, मुझे इस तरह बोलेगी, बट वो कुछ भी नहीं बोलती थी। मैं खुद ही उससे क्वेश्चंस करती रहती थी तो वो उसके आंसर कर देती होती थी, वरना वो उसने अपने आप से कुछ भी नहीं बोलना, और मैं उस तरफ से बहुत डिसअपॉइंट थी।
फिर हर अल्लाह अल्लाह करके 7 मंथ स्टार्ट हुआ। 7th मंथ मेरी वॉमिट्स बहुत हद तक कम हो चुकी थी। और फिर वो जो लास्ट के 3 मंथ्स थे ना, मैंने बहुत खाया था, बहुत ज़्यादा लिटरली खाया था। मतलब जो मैंने 6 महीने नहीं खाया था ना, वो 3 महीने मैंने इतना खाया था कि वो सारी कसर पूरी हो गई थी। अच्छा, मुझे जब ऋषा पैदा होने वाली थी तो मुझे मीठे की बहुत क्रेविंग होती थी। मतलब मुझे जलेबी खाने का दिल करता था, शुरू के दिनों में मुझे खट्टा खाने का दिल करता था, स्पाइसी चीज़। और लास्ट के 3 मंथ से मुझे मीठा खाने का दिल करता था। मीट में पकाती थी, मुझे इतनी वॉमिट्स, उतना मेरा उस टाइम दिल खराब होता था ना कि जिसकी कोई हद नहीं। और इन 9 मंथ मेरे हस्बैंड ने मेरी इतनी केयर की है। लाइक मुझे लगता है कि शायद मेरी मामा भी इतनी केयर मेरी कर पाती, क्योंकि वो ऑलरेडी बीमार थी। उन्होंने माशाल्लाह मेरी बहुत केयर की है। मुझे एक छोटा सा बेबी उन्होंने बनाया, और करनी भी चाहिए। हर हस्बैंड को, हर इन लॉज को अपनी डॉटर इन लॉ की केयर करनी चाहिए जब वो प्रेग्नेंट हो, क्योंकि ये जो 9 महीने होते हैं औरत कभी नहीं भूलती। और डिलीवरी के बाद वो जो 40 दिन होते हैं वो भी औरत कभी नहीं भूलती। तो इन दिनों ना एक औरत की, एक लड़की की ना बहुत ज़्यादा केयर करनी चाहिए। क्योंकि यार एक तो ऊपर से प्रेगनेंसी में मूड इतने स्विंग्स हो रहे होते हैं, ऊपर से हर छोटी छोटी बात पे आपको रोना आ रहा होता है। मूड इतने स्विंग्स हो रहे होते हैं, कभी गुस्सा आ रहा होता है, कभी हंसी आ रही होती है, कभी रोना आ रहा होता है, इस तरह हो रहा होता है। और जब मेरा 8 मंथ स्टार्ट हुआ, मतलब अभी स्टार्ट ही हुआ था, तो मुझे पता चला अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में कि मेरा बेबी ब्रीच है। और कुछ लोगों को पता होगा ब्रीच का, कुछ लोगों को नहीं पता होगा। तो ब्रीच का मतलब होता है कि बेबी बैठा हुआ है। यूजुअली ये होता है कि बेबी का जो सर होता है वो नीचे होता है, टांगे ऊपर होती है। बट जो मेरे इन केस में था, बेबी ब्रीच था, मतलब बेबी बैठा हुआ था, उसका सर ऊपर था। फिर डॉक्टर ने मुझे बताया कि आपका बेबी ब्रीच, और उसने मुझे इतना डराया जिसकी कोई हद नहीं। तो ये इसी तरह रहा तो फिर तो आपका ऑपरेट हो जाएगा, फिर तो बड़ा मसला हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। और मैं इतनी टेंशन में आ गई थी, क्योंकि मेरी मम्मा चाहती थी कि मेरी डिलीवरी जो है वो नॉर्मल हो। मम्मा को कहती होती थी कि मम्मा मैं ऑपरेट करा लूँगी, मुझे बिल्कुल भी इस चीज़ से नहीं है, मैं दर्द नहीं बर्दाश्त करती। मामा मुझे कहती थी नहीं, तुम्हारा नॉर्मल ही होना चाहिए। और उन्होंने ये बात मेरे दिल में इतनी डाल दी थी कि मुझे खुद होता था कि यार मेरा ठीक है, नॉर्मल ही हो जाए तो सही है। जब मुझे ये वाली न्यूज़ मिली तो मैं इतनी डर गई जिसकी कोई हद नहीं, क्योंकि मैं अकेली थी, यहाँ पर कोई भी नहीं होता था। मतलब मेरे हस्बैंड के अलावा यहाँ पे कोई भी नहीं था जो मुझे लुक आफ्टर करता। भाई मेरी मामा के, जो मुझे फ़ोन पे बस मेरी देखभाल करती थी, मुझे समझाती रहती थी, तसल्ली देती रहती थी, और मैं उनको देती रहती थी। तो घर आके मुझे इतनी टेंशन हुई कि यार ये कैसे हो गया, अब क्या होगा। तो डॉक्टर ने हायर मुझे 1-2 चीज़ें बताई थी। उसने कहा था वॉक ज़्यादा करें, नमाज़ पढ़े। लेकिन उसके बाद मैं उस डॉक्टर के पास नहीं गई। मैंने कहा मैं तो डॉक्टर चेंज करने वाली हूँ। इन्हीं दिनों क्या हुआ कि मेरी जो इंश्योरेंस थी मेडिकल, वो A क्लास है ना B क्लास हो गई अचानक। मतलब मेरे हस्बैंड की कंपनी वालों ने ऑटोमेटिक ही कर दी, और मेरे हस्बैंड ने इस बात पे इतना गुस्सा किया उनके ऊपर। बोला कि हम ना 20 डेज हमें दे, तो हम फ़ौरन से ना वापस A क्लास कर देंगे। उन्हीं दिनों ना मैं बहुत ज़्यादा नमाज़ें पढ़ती थी, सजदे में इतने लंबे लंबे करती थी। और वो जो एक्सरसाइज एक बॉल होता है बहुत बड़ा सा, मैं वो भी लेकर आई थी। उसके ऊपर भी मैं बैठ के एक्सरसाइजेस करती होती थी। हर चीज़ मैंने बैठ के करनी। मम्मा मुझे कहती है हर चीज़ तुमने बैठ के करनी है, आटा गूंदना है बैठ के गूंदो। मतलब कि यार मैं इतनी कॉन्शियस हो गई, इतना डर गई थी कि हर चीज़ मैंने बैठ के करना शुरू कर दी। और फिर इन्हीं दिनों किया हुआ, एक दिन हम लोग ग्रॉसरी के लिए गई हुई, वहाँ पर ना मुझे हल्की हल्की पेट में दर्द स्टार्ट हुई ना। पहले तो मुझे लगा शायद नॉर्मल एक दर्द है। जब सारी ग्रॉसरी कर ली, जब बिल करवाने आए, तो वो दर्द इतना शदीद हो गया कि मैंने कहा आप बिल कराएं तो मैं बाहर जा रही हूँ। बाहर आकर लिटरली मैं आपको बता नहीं सकती, मुझे इतनी गंदी वाली पेन हुई कि मैं वहाँ खड़े खड़े बैठ गई। मैं आंखों से मेरे आंसू निकलने लगे। मेरी शक्ल देख रहे थे, मतलब वो मेरी शक्ल, उनका जो चेहरा था ना, देखने वाला था उस टाइम पे। और बैठ के जब मैं उठी हूँ ना, तो दर्द गायब। मैंने कहा यार अभी दर्द हो रहा था और अब दर्द है ही नहीं, ऐसा कैसे। फिर हम घर आए, मेरे हस्बैंड ने पूछा तुम्हें दर्द हो रहा है। मैंने कहा नहीं, मुझे बिल्कुल दर्द नहीं हो रहा। मैंने कहा शायद वैसा ही हुआ होगा, होता होगा, क्योंकि हम लोग फर्स्ट टाइम पेरेंट्स था, मैं बिल्कुल भी किसी इसका आइडिया नहीं था। जब इंश्योरेंस B क्लास थी, तो उन्हीं दिनों हमने किसी रैंडम हॉस्पिटल ढूंढ के B क्लास वाला, उधर से हम लोगों ने ना पाया अल्ट्रासाउंड। और उसको मैं कहती कि मेरा बेबी ब्रीच है, इस तरह से। तो कहने लगी नहीं, आपका बेबी तो बिल्कुल ब्रीच नहीं है, वो तो नॉर्मल है, उसका सर नीचे ही है। और मैं इतनी खुश हो गई। मैंने उसको बताया कि नहीं, मुझे बताया गया था कि बेबी ब्रीच है। तो उसने कहा नहीं, आपका बेबी की पोजीशन बिल्कुल नॉर्मल है। वो दिन इतना खुशी का हमारा दिन था जिसकी कोई हद नहीं। और उन्हीं दिनों फिर इंश्योरेंस भी A क्लास हो गई थी। तो मेरे हस्बैंड के बिल्कुल पास में हुआ 7 हॉस्पिटल है, जो कि रियाद का बेस्ट हॉस्पिटल है। फिर वहाँ पे हम लोगों ने अपनी फाइल ओपन कराई, और वहाँ पे मुझे डॉक्टर मिली, डॉक्टर रेहाब, जो कि वो सऊदी डॉक्टर थी। वो इतनी अच्छी थी कि मैं अभी भी उसको दुआएं देती हूँ। मतलब कि वो मुझे कहती थी कि तुम मेरी अपनी बेटी हो, मुझे तुम इतनी अच्छी लगती हो। और उसने मेरी इतनी केयर की, इतनी, मतलब कि क्या बताऊँ। फिर खैर से अल्लाह 40 वीक्स कंप्लीट हो गए। लेकिन मज़े की बात तब है कि 40 वीक्स के बाद मुझे पेन्स ही नहीं आ रही थी। और डॉक्टर इतनी परेशान थी कि वो मुझे कहती थी यार तुम्हें पेन्स आती हैं, आपको पता नहीं चलता। और मैं कहती थी नहीं डॉक्टर, मुझे नहीं आती, बिल्कुल भी नहीं आती। 40 वीक्स ऊपर हो गए तो उसको टेंशन होने लगी। उसने कहा इस तरह बेबी फिर अंदर ही ग्रो ज़्यादा कर जाएगा, तो नॉर्मल डिलीवरी होना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, तो आप एडमिट हो जाओ कर ली। फिर उस दिन मैंने घर की सारी सफाई की, मैंने 1-2 डिश भी बनाई, इनको फ्रीज किया, आटा भी गूंदा, और पूरे घर के काम शाम करके ना रात को हम लोग रेडी हो गए हॉस्पिटल जाने के लिए।
मैं आपको बताऊंगी आपने ये काम जो है बिल्कुल नहीं करना। आपने अगर आप इस तरह आपको हॉस्पिटल बुलाया जाता तो आपने उस दिन पिछले जो दिन आपने पूरा दिन सिर्फ रेस्ट करना और फिर हॉस्पिटल जाना। मेरे वाले काम बिल्कुल नहीं करना। आप में हॉस्पिटल जाके बिल्कुल भी हिम्मत और ताकत नहीं होगी। तो ये तो एक अलग बात है। डिलीवरी की जो स्टोरी है वो तो अब शुरू होने वाली है और वीडियो होगी ख़त्म। जब इसका नेक्स्ट पार्ट है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगी, वो भी आपने लास्ट भी देख लिया है। वो मैं कहती हूँ कि आपको देखना चाहिए भी और सुनना भी चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग पे, तब तक के लिए अपना बहुत ज़रा ख्याल रखिएगा। सारी वीडियो तो आपने देख ही ली होगी कि डेली रूटीन मैंने आपके साथ किस तरह शेयर किया। और ये मैं कॉफ़ी फ्रॉथर लेकर आई थी तो उसको हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि किस तरह से होता है। ये बहुत मज़े का था और ये मैंने 15 रियाल का लुलू से लिया था। और साथ में ग्रॉसरीज करने गई हुई थी, सारी ग्रॉसरीज मैंने की और ये 300-350 रियाल की सारी ग्रॉसरीज आई थी। इस पर से मैंने ये चिकन मोज़रेला स्टिक्स ली थी और यहाँ पे मेरे हस्बैंड मेरी हेल्प करवा रहे हैं फ्रिज में, क्योंकि मेरा फ्रिज जो होता है ना ऑल टाइम अल्हम्दुलिल्लाह फुल्ली होता है। मतलब एक तो साइज़ में छोटा है, ऊपर से इस तरह की फ्रोज़न चीज़ें भी होती हैं विशु के लिए ना, तो फिर वो जगह बहुत कम पड़ जाती है। फिर मैं इनको बुलाती हूँ कि आप मेरी आके हेल्प कर दें। वैसे इनका ये वाला सेंस इतना अच्छा है कि चीज़ें अड़ा के ना मतलब सारी चीज़ें कवर कर ही देते हैं। और ये मैं सैलेड ड्रेसिंग लेकर आई थी, फैट फ्री रेंच, और ये साथ में अपने लिए स्नैकिंग के लिए कैशू नट्स लेकर आई थी। साथ उसके थे मेरी ये चिक्की जो होती है पीनट चिक्की वो थी, और ऑलिव्स थे, दूध था, और ये मैं लेके आई थी सिंबॉलिक सॉस चाइनीज़ के लिए। दैट्स इट फॉर द डे। हैव अ नाइस डे, बाय।